नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। दुनिया में ऐसी तबाही कभी नहीं आई जैसी आज है। इंसान इतना डरा और दुनिया इतनी लाचार पहले कभी नहीं थी। बस इतना जान लीजिए कि अब तक पूरी दुनिया में 16.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 34.5 लाख से ज्यादा की जान जा चुकी है। अब तो WHO ये कह रहा है कि जितने लोग रिकॉर्ड पर मारे गए हैं, यानी कि मौत का आंकड़ा जो अभी दर्ज है, उतने लोग और मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा दोगुना है। भारत की बात करें तो 2 करोड़ 60 लाख केस अब तक आ चुके हैं और लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फिर वो WHO के आंकड़े के मुताबिक 6 लाख लोग हो सकते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार चौपट हो चुका है, नौकरियां छूट चुकी हैं, हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, सारा पैसा कोरोना से लड़ने में जा रहा है और सरकारें नाको दम हो चुकी हैं। इस हालत को हम सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से हुआ है, उसने दुनिया पर जैविक हमला किया है, उसने अपने को डूबने से बचाने के लिए दुनिया को मौत के मुंह में धकेल दिया है, नंबर 1 सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों की बलि चढ़ा दी है और सीधे लड़ने के बजाय उस चीन ने भारत जैसे मजबूत विरोधी को कोरोना के कहर का शिकार बना दिया है, तो संभव है आप पूरी तरह सहमत ना हो। लेकिन सच यही है, इसका आधार है और सबूत भी। आज हम उस आधे सच को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो चीन के सच को पूरा कर देगा। वो सच जो बिखरा हुआ है, जिसकी कड़ियां जोड़ी नहीं जाती हैं और जो दबाया गया है, वही सच चीन के शैतान और चांडाल चेहरे को बेनकाब करेगा। आज यानी कोरोना के दुनिया पर हमले के करीब 1.5 साल बाद चर्चा किस बात की है? ये कि कौन सा स्ट्रेन खतरनाक है, इंडियन स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, जबकि सच ये है कि WHO स्ट्रेन को किसी देश से नहीं जोड़ता, लेकिन नैरेटिव ऐसा ही तैयार किया जा रहा है। और इसमें क्या गायब हो गया है जानते हैं? चीन। अब देखिए कि जिस देश से कोरोना के वायरस निकले, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसे सारी दुनिया मिलकर सजा दे सकती है, उसको देना चाहिए, अब वो पूरे सीन से ही बाहर है। आज भी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और चीन में पिछले साल भर से चीजें सामान्य हैं। दुकानें, रेस्तरां, होटल, कारखाने सब आम दिनों की तरह खुले हैं, चल रहे हैं। और तो छोड़िए, जिस वुहान शहर से कोरोना निकला, उस शहर में पिछले अगस्त से ही ऐसी वोटर पार्टियां हो रही हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ना कोरोना का संक्रमण चीन के वुहान शहर के बाहर फैला और न ही पिछले साल अप्रैल के बाद उसको कोई परेशानी आई। इसलिए दुनिया में अब तक की इस सबसे बड़ी तबाही को बारीकी से समझने की जरूरत है। मामला बहुत गंभीर और हमारे आपके समझने के लिए जरूरी है, इसलिए थोड़ा सब्र रखिएगा और अपना कीमती समय दीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए। यह है चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से का सूबा यूनान। यहाँ एक शहर है टोंगुआना। इस शहर में तांबे की एक खदान है जो खाली पड़ी है। आज से 9 साल पहले जून 2012 में कुछ मजदूरों को यहाँ काम पर लगाया गया। काम था खदान में तांबा निकालने के बाद जो पत्थर के टुकड़े रह गए थे उनको साफ करने का। इसको स्लैग कहते हैं। तो स्लैग हटाने के काम में जो मजदूर लगे थे उनमें से 6 की तबीयत बिगड़ गई। उन लोगों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें थी। उन 6 मजदूरों में से 3 की मौत हो गई। बाद में ये भी पता चला कि जो लोग खान में लगाए गए थे उनमें से 4 और मजदूरों में एंटीबॉडी डेवलप हुई थी। मतलब ये कि वे भी किसी वायरल अटैक की चपेट में थे। अब आप इन महिला को देखिए। ये चीन की जानी मानी वायरल साइंटिस्ट हैं शी हंगली। शी 1.5 दशक से ज्यादा समय से चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। इस कारण से इनको वैट वुमेन भी कहा जाता है। शी उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करती हैं जहां से कोरोना वायरस के लीक होने की बात कही जाती रही है और चीन इसको न सिर्फ नकारता रहा है बल्कि इसे गलत साबित करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता भी रहा है। आज के शो में आप आखिर तक यह मान लेंगे कि कोविड-19 वायरस और कुछ नहीं बल्कि चीन का दुनिया पर बायोलॉजिकल अटैक है। यह बात आरोप के तौर पर भी कही जा सकती है, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसको साबित करना मुश्किल भले हो, नामुमकिन नहीं है।
इसलिए अरसत्य के साथ बने रहिए, क्योंकि चीन ने आखिर में ऐसा क्यों किया इसको हम जानें उससे पहले शी हंगली जैसी कुछ अहम कड़ियों को समझना जरूरी है। आपने शी हंगली को जान लिया, यूनान प्रांत के उस खान के बारे में भी समझ लिया जहां काम करने वाले कुछ मजदूर किसी अज्ञात वायरस के कारण मर गए थे और कुछ संक्रमित हुए थे। उस घटना के साल भर बाद 2013 में शी और उनकी टीम उसी जगह पर गई और सैंपल लिए। सैंपल के तौर पर 276 चमगादड़ों के मल, उनके एनल स्वैब लिए गए। जो 6 मजदूर बीमार हुए थे उनके सैंपल भी वुहान लैब लाए गए। इस टेस्ट में जो वायरस मिला था उसको नाम दिया गया RATG13। यह नाम याद रखिएगा और नाम शी हंगली का भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे एक और बड़ा खुलासा होने वाला है जिसका रिश्ता शी हंगली से है। ये भी एक संयोग है कि चीन के राष्ट्रपति और हंगली के नाम का पहला अक्षर शी है। चीन में पहला नाम खानदान का होता है और दूसरा व्यक्तिगत। खैर, अब यहां से आगे मेरी बात को ज्यादा गौर से सुनिएगा। जब 2019 के आखिर में दुनिया कोरोना की चपेट में आई तो शी हंगली ने नेचर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि कोरोना का वायरस 2013 में यूनान की खदान में जो वायरस मिला था उससे मेल खाता है। यानी RATG13 जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था। अब वो सवाल है कि क्या RATG13 वायरस को ही म्यूटेट करके कोविड-19 में तो बदल नहीं दिया गया? ये बहुत संभव है। आपको ये बताना जरूरी है कि वायरस खुद को नेचुरली म्यूटेट तो करता ही है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली भी एक स्ट्रेन से दूसरे और दूसरे से तीसरे या फिर 2 वायरस को मिला करके किसी नए स्ट्रेन में बदला जा सकता है। इसको गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। गेन ऑफ फंक्शन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें साइंटिस्ट लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक वायरस को बार बार म्यूटेट कराते हैं, उसके जीनोम ऑर्डर को बदलते हैं। जो वायरस अभी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है उसे बार बार म्यूटेट करा करके इंसानों में जंप कराने लायक बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर गेन ऑफ फंक्शन के जरिए वायरस का एक नया स्ट्रेन बनाया जाता है जो कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक होता है। वैसे तो यह रिसर्च वायरस के नेचर और कैरेक्टर को बेहतर समझने और उसके खिलाफ मजबूत डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए होता है, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन से डेवलप वायरस अगर गलती से इंसानों तक पहुंच गया तो बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि इससे बचाव की दवाएं बनी नहीं होती, उसके बारे में बहुत कुछ पता होता नहीं है। कोविड-19 के बारे में भी यही आशंका है, लेकिन ऐसा गलती से नहीं हुआ, बल्कि चीन ने इसको साजिशन लीक किया। इस बात पर यकीन करने से पहले कुछ बड़ी बातों को समझते हैं। नंबर 1, चीन के वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन का काम होता है। नंबर 2, वुहान लैब की वायरोलॉजिस्ट शी हंगली यह कह चुकी हैं कि यूनान की खदान में जो वायरस मिला था कोविड-19 वायरस उससे मेल खाता है, यानी उस वायरस को म्यूटेट कराकर कोविड-19 में तब्दील किया गया होगा, ऐसा हो सकता है। और नंबर 3 ये कि चीन ने दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर लोगों के मरने का, या यूं कहिए कि अब तक के सबसे बड़े नरसंहार का इल्जाम अपने ऊपर से हटाने के लिए जो साजिशें की वे खुद ही बेनकाब होती रहीं। अब वो साजिशें क्या थीं और वो कैसे खुद ही बेनकाब होती गईं, इसको सिलसिलेवार देखते हैं। पहला ये कि चीन ने कभी नहीं माना कि वुहान की लैब से कोविड-19 वायरस लीक हुआ, जबकि कोरोना वायरस पर रिसर्च उसी लैब में चल रहा था और कोरोना संक्रमण का पहला केस वुहान में ही मिला। दूसरा, दुनिया ने जब जब वुहान लैब में वैज्ञानिकों का साझा दल जांच के लिए भेजने की बात कही, चीन ने उसका विरोध किया। यहां तक कि अभी जो WHO की टीम गई थी उसको भी उसने सारी जानकारी नहीं दी। तीसरा सच ये है कि चीन के मांस बाजार, जिसे वेट मार्केट कहते हैं, जहां जिंदा जानवर सामने काटे जाते हैं, वहां से कोरोना का वायरस फैला। ये बात दुनिया की मशहूर पत्रिका लैंसेट ने पिछले साल फरवरी में छापकर चीन को बड़ी राहत दी। लेकिन जानते हैं यह लेख लिखा किसने था? पीटर डिसजैक ने। इसके साथ ही आप शी हंगली को भी याद कर लीजिए। मैंने कहा था ना, इस नाम को याद रखिए क्योंकि आगे एक और खुलासा होगा जिसका नाता शी से जुड़ा होगा। सच ये है कि पीटर डिसजैक अमेरिका की इको हेल्थ अलायंस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और उनकी कंपनी वुहान लैब में शी हंगली की अगुवाई में जो रिसर्च चल रहा था उसको फंड कर रही थी। ऐसे में बात साफ है कि अगर ये साबित हो जाता कि मामला लैब लीक का है तो पीटर की कंपनी को भी बड़ा नुकसान होता। यही नहीं, पीटर डिसजैक को झूठा साबित करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि पीटर फरवरी 2020 में वेट मार्केट से कोरोना के फैलने की बात कह रहे थे, यानी कि जानवरों से इंसान में कोरोना फैला,
जबकि उस समय बीमारी का शुरुआती दौर था और जानकारी भी सीमित थी। और चौथी मगर सबसे अहम बात यह कि चीन ने WHO को अपने पाले में खड़ा कर सारे गुनाहों की अंत्येष्टि करने का बड़ा खेल खेला। WHO चीन के प्रभाव में इतना रहा है कि पिछले साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन के लिए पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका को संस्था से अलग कर लिया। फिर भी WHO वही रट लगाए रहा कि चीन पर सवाल मत कीजिए। जब बाकी दुनिया का दबाव भी बढ़ा तो उसने यानी WHO ने इस साल जनवरी में महीने भर के लिए एक जांच टीम भेजी। उस टीम ने भी खाना पूर्ति ही की और चीन ने उसको भी पूरी जानकारी दी नहीं। आखिर में WHO के चीफ गेब्रेयेसस ने यह कह दिया कि लैब लीक की बात में कोई दम नहीं है। सवाल यह है कि WHO ने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक सीधा जवाब यह है कि चीन उसका एक बड़ा फंडर है। लेकिन चीन ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था उसकी जुबान बोलती रही है। और यह खेल भी आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि ये खुला हुआ है। ये वो 4 फरेब हैं जिन्हें चीन ने इसलिए रचा ताकि दुनिया पर वायरल अटैक करने और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप से वो बच सके। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? जाहिर है कुछ बहुत बड़ा और भयानक कर रहा है, और ये है तीसरे विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी। ये बात हवा में नहीं है, बल्कि चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयेन पूरे दावे से यह बात 2 बार कह चुकी हैं कि दुनिया में कोरोना का कोहराम चीन का घिनौना काम है। उनके मुताबिक चीन 2005 से बायोलॉजिकल वेपन बनाने पर काम कर रहा है और ली मेंग चीन में काम कर चुकी हैं, लेकिन जान के डर से वे चीन से बाहर रह रही हैं। उनकी बात में बहुत दम है। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग को कुछ खुफिया दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनसे ये साफ होता है कि चीन की सेना और उसके साइंटिस्ट 2015 से ही कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर प्रयोग कर रहे थे। ब्रिटेन के द सन न्यूज़पेपर ने ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से कहा है कि खुफिया दस्तावेज में चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक वेपन के एक नए युग के तौर पर की है। हाल ही में दुनिया भर में उस वक्त खलबली मच गई जब द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने चीन के एक सरकारी दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि चीन 2015 से ही सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सार्स फैमिली का ही वायरस है कोविड-19, और जो चीन के यूनान प्रांत की खान में वायरस मिला था वह भी सार्स फैमिली का ही था। कड़ियां आपस में जुड़ रही। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन के हाथ जो डॉक्यूमेंट लगा है उसका शीर्षक है सार्स और जैविक हथियार के रूप में मानव निर्मित अन्य वायरसों की प्रजातियों की अप्राकृतिक उत्पत्ति। इसमें दावा किया गया है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर बड़े बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि इस युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जैविक हथियार आज जो सबसे खतरनाक हथियार हैं उनसे कहीं ज्यादा विस्फोटक विनाशक होंगे। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग्स ने कहा है कि यह रिसर्च पेपर किसी पक्के सबूत से कम नहीं है और इससे चीन की मंशा पूरी तरह साफ हो जाती है। इस डॉक्यूमेंट में यह साफ है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के सैन्य इस्तेमाल के बारे में सोच रहे थे। वे यह भी सोच रहे थे कि इसको कैसे फैलाया जा सकता है। अब ऐसे में यह कैसे नहीं माना जाए कि चीन की एक लैब से निकला कोरोना वायरस अगले वर्ल्ड वॉर से पहले चीन की तरफ से जैविक हथियार का ट्रायल नहीं है, बल्कि यह ट्रायल है। मतलब यह है कि चीन समझ चुका है कि अब तोप, टैंक, विमान, मिसाइल से लड़ाई महंगी है और लंबी है। आपके गुट के कुछ देश होंगे, कुछ विरोधी देश के गुट के देश होंगे, और ये लंबी लड़ाई में फंसने की और आर्थिक नुकसान उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये है कि दुश्मन देश पर कोरोना जैसा वायरस छोड़ दे। यह उसकी नीचता की इंतहा है। लेकिन एक बड़ा सच ये है कि ऐसी तबाही से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति चीन के भीतर बहुत मजबूत हुई है और चीन को जबरदस्त आर्थिक फायदा हुआ है। इन दोनों बातों से आशंका और ताकतवर होती है कि जिनपिंग ने वुहान लैब कांड करवाया होगा। अब ये समझते हैं कि जिनपिंग को इस दौर में चीन के अंदर कितना बड़ा फायदा हुआ है। चीन में माओ और डेंग शोपिंग के बाद कोई भी नेता 10 साल से ज्यादा शासन में नहीं रहा। जिनपिंग की स्थिति पार्टी के अंदर और देश के भीतर कई कारणों से कमजोर रही है और ऐसा लग रहा था कि अगले साल कांग्रेस की बैठक में उन्हें दोबारा 5 साल के लिए नहीं चुना जाएगा।
मगर कोरोना में हुआ ये कि जिनपिंग ने कोविड पर काबू पाने और अपने लोगों को बचाने की गोल्डन स्टोरी तैयार करवाई और चलवाई। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, न्यूज एजेंसी शिन्हुआ और उसके साथ सीसीटीवी को प्रोपेगेंडा में झोंक दिया गया। वरना ऐसा कौन सा काम या कमाल चीन ने कर दिया था कि 5-6 महीनों के भीतर उसके यहाँ से कोरोना पूरी तरह से साफ हो गया और दुनिया 2 साल से उससे जूझ रही है। अमेरिका और यूरोप के देश जब 2020 की तीसरी तिमाही में कोरोना से लगातार लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, तब चीन के बाजार खुल गए थे, कारोबार चल पड़ा था। चीन में जब हालात सामान्य थे तो पश्चिमी देश और अमेरिका की खबरें वहां के टीवी पर खूब दिखाई गईं ताकि वहां के लोगों को ये लगे कि हमारी सरकार उन देशों की सरकारों से कहीं बेहतर है। चीन में सरकार के सर्विलांस प्रोग्राम से लोगों में जो नाराजगी थी, कोरोना ने उसको भी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट से जोड़ करके ठीक करा दिया या फिर कोरोना के हवाले से ठीक कर दिया गया। लोगों के बीच में राय बना दी गई। जानकार तो ये भी कहने लगे हैं कि कोरोना के होने से जिनपिंग का अगले साल फिर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनना तय है। अब ये भी देख लीजिए कि चीन को कोरोना की वजह से आर्थिक मोर्चे पर कितना फायदा हुआ। इस साल पहली तिमाही का आंकड़ा कहता है कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 18.3% की बढ़ोतरी हुई है। मैं मार्च 2021 तक की बात करूं तो साल भर के अंदर औद्योगिक उत्पादन 14.1% बढ़ा है और खुदरा बिक्री में 34.2% का इजाफा हुआ है। अब दुनिया के सारे बड़े देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में है। जब सबकी कमर टूटी हुई है, चीन ने पिछले साल की आखिरी तिमाही में 6.5% की ग्रोथ की। यही नहीं, उसने इस साल 6% का विकास दर का लक्ष्य रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था $14.7 ट्रिलियन यानी लगभग 11 लाख अरब रुपए पर पहुंच गई है और वह अगले 5 साल में, बहुत जरूरी बात है, अगले 5 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहले के अनुमान के मुकाबले यह रफ्तार 2 गुना तेज है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना के हमले से पहले कई साल से 6.5% की विकास दर के साथ रेंग रही थी। अमेरिका से चल रहे ट्रेड वॉर के कारण वो लगातार कमजोर होता जा रहा था, उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था, अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही थी। लेकिन कोरोना के बाद वो मजबूत होने लगा और दूसरी तरफ अमेरिका अपने लोगों को बचाने में पूरी तरह फंस गया। उसके साथ ही देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी को अमेरिका की तरह ही कोरोना ने तोड़ डाला। जब सब जगह लॉकडाउन था तो चीन ने अपने बाजार, होटल, रेस्तरां, फैक्ट्रियां सारी खोल दी थी या खुल गए थे। दुनिया को इस समय जितने सामान की जरूरत थी, चीन ने निर्यात किया। चीन ने रूस के साथ कोविड वैक्सीन भी सबसे पहले बना ली और इसका फायदा उसने दुनिया के उन तमाम देशों को बेचकर किया जिनको वैक्सीन की जरूरत थी। यहां एक और बात है, चीन ने जब वैक्सीन बनाई उसके बाद बाकी देशों ने बनाई, लेकिन आज की तारीख में यूरोप, अमेरिका के देश अपने लोगों के लिए जो जरूरत की वैक्सीन है उससे कहीं ज्यादा स्टोर करके रखे हुए हैं। भारत कोरोना के दूसरे चपेट में ऐसा फंस गया कि वो दूसरे देशों को वैक्सीन दे नहीं सकता है, उसकी अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और वैक्सीन नाकाफ़ी है। ऐसे में चीन साउथ एशिया के देशों, अफ्रीका के देशों और दक्षिण अमेरिका के देशों तक पहुंच गया। जो देश गरीब थे उनको उसने मुफ्त में वैक्सीन दी, लेकिन जो पैसे दे सकते थे उनको उसने वैक्सीन बेची और कमाया। यानी कि वो वैक्सीन जो दोयम दर्जे की थी, घटिया थी, लेकिन ज़रूरत उसकी थी, इसलिए मरता क्या न करता उन देशों ने या तो वैक्सीन ली निःशुल्क या फिर पैसे दे करके खरीदा। जिन लोगों को मुफ्त में वैक्सीन चीन ने दी उनकी सहानुभूति और समर्थन हासिल किया और जिनको अपना घटिया माल बेचा उन लोगों से पैसे कमाए। अब समझिए, एक कोरोना और शी जिनपिंग के लिए अगले 5 साल की सत्ता सुरक्षित। चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था एकदम फिट और हिट। अमेरिका और भारत जैसे बड़े दुश्मन कोरोना से लड़ने में थके हारे। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा रास्ता होगा जिससे किसी देश को इतना फायदा होगा। जिस वायरस ने दुनिया का नाश कर दिया उसको चीन ने ही फैलाया होगा, ऐसा नहीं मानने का कोई कारण आपको दिखता है क्या? ऐसे में चीन का दुनिया क्यों नहीं बहिष्कार करे? क्यों नहीं चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक का बैकआउट हो? क्यों नहीं वुहान की लैब में क्या हुआ और कैसे दुनिया पर कोरोना का कहर टूटा, इसका सच जाना जाए?
ये सारे सवाल बड़े और ज़रूरी हैं, इनका जवाब भी उतना ही ज़रूरी है। अरसत में आज इतना ही। नमस्कार।